हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में सामान्य हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का कहा है स्मृति की रेखाएं रचना है। जैनेन्द्र कुमार की है, मोहन राकेश की है, महादेवी वर्मा की है, राय कृष्ण दास की है। तो स्मृति की रेखाएं रचना है महादेवी वर्मा की। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 कक्षा है नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। तो नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है तपोभूमि रचना किस विधा की है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तपोभूमि रचना उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तपोभूमि किसकी रचना है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। फिर प्रश्न नंबर 1 का घा है साहित्य लोचन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो साहित्य लोचन के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर, ये जो है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आवारा मसीहा जीवनी है किसकी? विष्णु प्रभाकर का। यूरोप की यात्रा, यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, और कलम का मजदूर जीवनी है। नई कविता युग की रचना है यामा है, खुशबू के शिलालेख है, प्रलय सृजन है, समय और हम है। तो नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख, और खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है, और समय और हम जैनेन्द्र कुमार की रचना है। यामा महादेवी वर्मा का महाकाव्य है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है प्रश्न नंबर 2 का गा रेखा चित्र पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही, गुनाहों का देवता, मुद्रा राक्षस, अतीत के चलचित्र। तो अतीत के चलचित्र रेखा चित्र पर आधारित रचना है, और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 का घा। क्या कह रहा है? भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, राय कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद है धूप और धुआं रचना है। धूप और धुआं किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की। तो धूप और धुआं रचना है रामधारी सिंह दिनकर का। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को पढ़ने से पहले, हल करने से पहले, सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जहां पर माता शब्द दिख जाए, ठीक है, पृथ्वी शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, और पाठ के लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा प्रश्न है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है?
तो आपने अभी पढ़ा था, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। अगला प्रश्न है, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए? भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें इन सब की जांच पड़ताल करनी चाहिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसके करना है मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी रेखा खींची हुई है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। इस अंश में बताया गया है कि धरती में अनगिनत खजाने छुपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियां और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सके। फिर अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से उसको देखने वाला उदास होता है और अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। यहाँ देखिए अशोक शब्द मिल गया तो आप समझ जाइए अशोक के फूल से लिया गया है। पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। फिर है, प्रस्तुत पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में संभाव से रहना चाहिए। अशोक को देखकर कौन उदास होता है? तो अशोक को देखकर पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। अशोक को पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। सारा उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। फिर है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहता है? तो उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करेगी। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या यहाँ पर किसकी करना है आप देख सकते हैं, जिसकी खींची हुई रेखा। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। ठीक है। चलिए देखते हैं। पांडित अर्थात विद्वता भी एक भार है, यह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबोती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे सामने है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। चौथा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। तो राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई लज्जा से युक्त पथिक महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी के, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी सी शर्मित हो गोद ले श्रांतिक होना, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना। ओंठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना। ओंठों की और कमल मुख की मलिनता को मिटा देना, झुर्रियों को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। राधा कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे, थकी हुई किसान स्त्री खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे छू करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, यदि आकाश मंडल में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके गर्मी से तपी हुई भूतांगना के ऊपर छाया करना और उसे सुख प्रदान करना। ठीक है। तो इसको आपने पढ़ा होगा। कहाँ से लिया गया है? उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम अयोध्या सिंह पवनदूतिका। शीर्षक का नाम पवनदूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है? तो किसान की स्त्री, इसमें तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद का मतलब होता है बादल, कृषक ललना का मतलब होता है किसान की स्त्री। राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा? तो मेघ द्वारा, यानी बादल द्वारा छाया करने को कहा, मेघ द्वारा छाया करने को कहा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरे की बता दिया है आपको। फिर अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने
प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भरत माता के कई ऋषि मुनि और अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को वन से अयोध्या वापस लौटाने के लिए पंचवटी में पहुंच जाते हैं। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, इसके बाद श्री रामचंद्र की कुटिया के सामने सभा बैठाई जाती है। इसे देखकर ऐसा लगता है नीले वितान के तले दीप बहु जागे। इसे देखकर ऐसा लगता है कि नीले आसमान रूपी तंबू के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे हुए, परिणाम औत्सुक उन भयातुरों के थे हुए। वह सभी देवतागण अपनी आंखों से टकटकी लगाए हुए सभा को देख रहे थे और परिणाम को लेकर उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पूर्ण मह मह कर, यानी खिली हुई करौंदे के कुंज से, बगीचे से वायु रह रह करके आ रही थी, धीरे धीरे करके आ रही थी, करती थी सबको पूर्ण पूर्ण मह मह कर, और सबको महका महका करके क्या कर रही थी, पुलकित कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, वह कहाँ चांदनी वैसी, वह साक्षात चंद्रलोक था, वैसी चांदनी चंद्रलोक में भी कहाँ। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नीर जैसी। इतने में प्रभु श्री राम समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ा होगा, कैकेयी के अनुताप से लिया गया है और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया। भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे? राम को। अयोध्या का राज्य किसे मिला था? भरत को। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नीर जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नीर जैसी में उपमा अलंकार है। ठीक है, इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में। 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। फिर है कवि का साहित्यिक परिचय, 80 शब्द में है, 5 अंक का है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। 6 नंबर है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश, लाठी अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य। ये भी 5 अंक का है, 80 शब्द में लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है खंड खा, ये भी 50 अंक का होता है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक आपको तब मिलेंगे जब आप संदर्भ के साथ अनुवाद करेंगे। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य चाभास, भारवी, भवभूत आदि महाकविया, स्वकीय ग्रंथ रत्ने अध्यात्म पाठका नाम हृदय विराजन्ते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यम भाषा असम मातृसम सम्माननीय वंदनीय चा, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। भारत मातु स्वतंत्रतम गौरवम अखंडत्वम संस्कृत एकतम च संस्कृत सुरक्षित साक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं नवहत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर देखते हैं अथो वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार चासीत। महामना मदन मोहन मालवीय धर्मात्मा नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणा जन सेवा आसीत। इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्राप एम जनानां दुखितान पीड़य मासम पश्यत तत्रयो सा शीघ्रयो उपस्थिता। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां शीघ्र उपस्थित होकर के सभी प्रकार से सहायता करते थे। सर्वविधम सहायता करो, सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं आसीत। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। फिर खा वाला देखते हैं कैसा है। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णतः घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। साहे तो सर्व विधानाम धर्मस्य चा धनस्य चा, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। सुखार्थिनों कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सुभाषित रत्नांश से लिया गया है।
फिर है 9 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, आंखों का तारा होना प्रिय होना, पानी पानी होना लज्जित होना, सावन हरे न भादो सूखे हमेशा एक समान रहना। ठीक है। फिर है 10 नंबर प्रश्न। आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का होता है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से आपको उत्तर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद 10 का नंबर है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। आविराम अभिराम, तो आविराम बिना रोक के, अभिराम का मतलब सुंदर या लगातार। ठीक है। इसके बाद अगला है बात और वात। बात का मतलब वार्ता, वात का मतलब वायु। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। 2 अंक आपको मिलेंगे। वर माने क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। पट माने वस्त्र होता है। राग माने क्या होता है? प्रेम होता है। इसके बाद में गा नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 2 अंक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। उसके बाद है घ नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 2 अंक मिलेंगे। जैसे उसने 3 पुस्तकें खरीदी, तो उसने 3 पुस्तकें खरीदी, खरीदा रहे है यहाँ पे तो खरीदी हो जाएगा। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। ठीक है। मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है। मैं भोजन कर लिया मतलब मैं भोजन कर चुका हूँ। एक स्त्री और पुरुष जा रही हैं। एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। फिर 12 का खा और गा है वीर अथवा श्रृंगार रस, उपमा अथवा श्लेष अलंकार, चौपाई अथवा कुंडली छंद। तो इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न। अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी पड़ चुका है, देख सकते हैं आप। फिर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध। 9 नंबर का है। स्वच्छता अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, भारत में आतंकवाद, मेरे प्रिय कवि। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।